नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आज चौथे चरण की वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर 96 सीटों पर पूरी तरीके से मतदान होगा। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, जो कि शाम के 6 बजे तक चलेगा। महज 1 घंटे बाद वोटिंग शुरू। अब तो 1 घंटा भी नहीं रह गया, आधे घंटे बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में इटावा, कन्नौज, कानपुर, खीरी, उन्नाव, फर्रुखाबाद, अकबरपुर, बहराइच, भी, धौरहरा, हरदोई, मिश्रिख, शाहजहांपुर और सीतापुर में वोटिंग होनी है। अब इस वोटिंग को लेकर किस तरह की तैयारी है, वो भी हम आप में जो भी रिपोर्टर्स हैं अलग अलग जगहों पर हैं उनके जरिए दिखा रहे हैं। कुछ देर के बाद मतदान शुरू हो जाएगा। हर एक जगह किस तरह से कांटे का मुकाबला है। अगर इन 13 सीटों की बात की जाए तो 13 सीटों पर 2019 में बीजेपी ने अपना परचम फहराया था, लेकिन क्या इस बार भी चीजें इतनी आसान होगी? बातचीत करने के लिए कन्नौज से इस वक्त लोकेश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, जरा एक बार बता दीजिए कि किस तरह से अब चूंकि बहुत कम वक्त रह गया है मतदान होने में, तैयारी वहां पर मुकम्मल कर ली गई है, लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जागरूक मतदाता हैं जो पहले बार में ही आकर वोट कर लेना चाहते हैं, सबसे पहला मतदाता बनना चाहते हैं। तो किस तरह की तस्वीर आप दिखाएंगे वहां से? देखिए, आपको बता दें, हम इस समय पोलिंग बूथ पर खड़े हैं। प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं कि कोई बवाल ना हो। और इस समय हम खड़े हैं, ठीक पीछे हमारे पोलिंग बूथ है, जहां पे अभी कुछ देर बाद से, लगभग आधे घंटे बाद से मतदान शुरू हो जाएगा। और आपको बता दें, यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि जो बूथ बनाया गया है, बूथ के अंदर जो प्रपत्र तैयार किए जाते हैं, सील मोर किए जाते हैं, वो अभी अंदर चल रहा है। तो कुछ ही देर बाद में ये प्रक्रिया, जो लिखा पढ़ी की प्रक्रिया, ये पूरी होने के बाद में यहाँ पर अभी मतदान शुरू हो जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ पर कोई मतदाता पहुंचा नहीं है और ये शहर का सबसे पास इलाके का मतदान केंद्र है। यहाँ पे लगभग आधे घंटे बाद यहाँ पर मतदान शुरू होगा और जिसके बाद में ये मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। और जरा यहाँ की लड़ाई भी बता दीजिए। यहाँ पर सिर्फ एसपी और बीजेपी में लड़ाई देखने को मिल रही है या फिर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है? क्योंकि बीएसपी ने भी हर जगह बड़ा सोच समझकर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। हाँ, बिल्कुल, आपको बता दें, कहीं ना कहीं ये जो इस बारी मुकाबला है वो त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि यहाँ पर इस बारी बीएसपी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है। पिछली बार 2019 की बात की जाए, 2019 के चुनाव में बीएसपी ने यहाँ से प्रत्याशी नहीं उतारा था, क्योंकि उनका गठबंधन सपा अलायंस मायावती का गठबंधन था। और इसके बाद में इस बारी की बात की जाए तो इस बारी यहाँ मुस्लिम प्रत्याशी उतारा गया है। बीएसपी ने अपना मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है। वहीं बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी से सुब्रत पाठक, जो कि चुनाव मैदान में है, जो सुब्रत पाठक पिछली बार यहाँ 2019 में चुनाव जीते थे। और बात की जाए सपा की, तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं यहाँ कन्नौज से उम्मीदवार है और उन्होंने अपने यहाँ से दावेदारी की, जबकि वह यह सीट सन 2019 में हार गए थे। उनकी पत्नी यहाँ से डिंपल यादव चुनाव हारी थी और जो कि इससे पहले 2 बार वो सांसद रही थी। तो बात की जाएगा तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प है और कहीं ना कहीं बात की जाए तो राहें बड़ा आसान नहीं है। की लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। हालांकि 2019 को दोहराना बीजेपी चाहेगी, लेकिन इस बार फाइट जबरदस्त देखने को कन्नौज सीट पर मिल रही है। हमारे साथ देवेंद्र भी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, जरा अब आप बताइए और पीछे का हाल भी दिखाइए। इटावा में आप मौजूद हैं, यहां पर कुछ देर बाद मतदान शुरू हो जाएगा। यहां की लड़ाई, यहां के समीकरण हमारे दर्शकों को जरा बताइए और पीछे का हाल भी दिखाते रहिए। बिल्कुल, अगर इटावा की बात की जाए तो इटावा जो लोकसभा क्षेत्र है, वो इटावा के अलावा 2 जनपद और में लगता है, औरैया और कानपुर देहात। इसको मिलाकर ये पूरी लोकसभा सीट है और यहाँ मुकाबला बेहद दिलचस्प है। यहाँ पे रामशंकर कठेरिया हैं जो दोबारा फिर से कमल खिलाने की बात कर रहे हैं। वही समाजवादी पार्टी से जितेंद्र दोहरे हैं जो कि यहाँ पर साइकिल चलाना चाहते हैं। लेकिन दोनों के बीच इतना कड़ा मुकाबला है। दोनों ही दलों के बड़े बड़े नेता आ चुके हैं। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटावा में जनसभा कर चुके हैं। साथ ही इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी औरैया में सभा कर चुके हैं। साथ ही दूसरी तरफ अगर डिंपल यादव और शिवपाल यादव और अखिलेश यादव तीनों ही सभा कर चुके हैं और जितेंद्र दोहरे के लिए वोट मांग चुके हैं। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। हालांकि ये जो इटावा का जो क्षेत्र है वो सपा का गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहीं इसी जनपद का इलाका है जो सैफई जो एक क्षेत्र है वो लगता है, जहां पर ये सभी लोग रहते हैं।
हालांकि इसको मुकाबले को पिछली बार भी देखा गया था, लेकिन रामशंकर कठेरिया विजयी हुए थे और इस बार ये समाजवादी तो पार्टी बीजेपी ने रामशंकर कठेरिया पर एक बार फिर से दाव लगाया है। अब इस बार विजयश्री का आशीर्वाद रामशंकर कठेरिया को मिलता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ हरदोई से भी जुड़े हुए हैं, जरा बताइए कि वहां पर पीछे हम आपके देख रहे हैं कि बहुत सारे मतदाता पहुंच चुके हैं और बहुत सारे मतदाता अपने मत के पढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। तो पीछे की तस्वीर, इनसे बातचीत भी करिए और हालचाल भी बताइए कि वहां पर किस तरह की लड़ाई। जी देखिए, आपको बता दें कि यहाँ जयप्रकाश रावत मैदान में है बीजेपी से, उषा वर्मा समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, वहीं भीमराव अम्बेडकर बसपा के प्रत्याशी हैं। आपको बता दें, अगर पिछले 2019 के चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं उषा वर्मा से जयप्रकाश रावत जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, उषा वर्मा सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी थी, तब 1,32,000 वोटों से जयप्रकाश रावत की जीत हुई थी। यहीं अब की बार सभी पार्टियों ने अपना पूरा दमखम लगाया हुआ है। हमारे साथ में कई जो वोटर हैं जो पहले मतदान करने आए हैं। दादा, क्या मुद्दे हैं इस बार, क्या दिमाग में चल रहा है, किस तरीके से, किस टाइप का? जी, विकास हो, यही मुद्दा है और क्या। किस तरीके की सरकार चाहते हैं, क्या कुछ तो दिमाग में चल रहा होगा? किस देश का विकास हो, भारतवर्ष का विकास हो, आगे विदेशों में भी रणनीति अच्छी बने, यही सब। क्या नाम है दादा आपका? सुरेश सिंह। अच्छा, पहले वोट डालने आए हैं आप, और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस उम्र में आप सबसे पहले उठ करके वोट डालने चले आए, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी लोग अपना मतदान करें और जिसको समझें विकास दे रहा, अच्छा काम कर रहा, उसको वोट दें। हमारे साथ में और भी मतदाता हैं, किस तरीके से, क्या आपके मुद्दे रहेंगे, आपके मुद्दे हैं? पहले तो ये कि हमारा जो ये पर्व है चुनाव का, इसको बहुत अहमियत के साथ निभाना है, कि और भी त्योहारों के साथ ये भी हमारा एक त्योहार है जिसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और मुद्दे ये लोकतंत्र की बात है, अगर वोट हम करने जा रहे हैं उसको करेंगे जो हर तरीके से बदलाव को लेके। इस महापर्व को मनाने के लिए लोग बड़े उत्साहित हैं। 3 चरणों की बात की जाए तो बहुत अच्छी वोटिंग नहीं हुई थी, बहुत जो पार्टियां थी वो बहुत खुश नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन आज हम ये मान के चले, बिल्कुल आपके पास फिर से आएंगे संदीप, और बहुत सारे लोग बातचीत करना चाहते हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन इस वक्त हम सीतापुर चलेंगे और यहां पर हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़ गए हैं। संदीप, आपने दिखाया था कि किस तरह से वहां पर पूरा ग्रामीण परिवेश तैयार किया गया है। चूंकि गर्मी अब धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, लेकिन सियासी पारा भी गर्म है। आज चौथे चरण का मतदान है। इस सीट के समीकरण को भी बताइए, लोगों से बातचीत भी कीजिए, और अब हलचल बढ़ गई है क्या, क्योंकि अब बहुत कम वक्त बचा है मतदान शुरू होने में? जी बिल्कुल, देखिए कि जब मतदान होने में बिल्कुल बहुत ही कम समय बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले हम जिस मतदान केंद्र पे खड़े हुए हैं, इस मतदान केंद्र को डालमिया चीनी मिल के द्वारा जो है सुसज्जित किया गया हुआ है। यहाँ पर बिल्कुल ग्रामीण परिवेश को यहाँ पर रूपरेखा तैयार की गई हुई है। यहाँ पर जो अगर हम बात करें मतदाता आने की, अभी तो मतदान में कुछ थोड़ा सा समय बाकी है, लेकिन यहाँ की जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है केंद्र, यहाँ पर जो सुबह टहलने के लिए लोग निकले थे वो यहाँ पर उस केंद्र को देखने के लिए आ रहे हैं। उनके लोगों में उत्सुकता ज्यादा है। हमारे साथ में अगर हम यहाँ पर मतदान की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेश वर्मा और गठबंधन के प्रत्याशी राकेश राठौर के बीच में सीधी टक्कर है। इसी बीच में जब बसपा ने अपना कैंडिडेट जो घोषित किया है उसके बाद तो अब यहाँ पर लड़ाई जो है त्रिकोणीय देखी जा रही है। लेकिन अंत में यहाँ पे जो लोग हैं, अगर लोगों से बात की जाए तो उनका मेन मुद्दा यह है कि विकास को लेकर वो आज मतदान करेंगे। हमारे साथ में कुछ यहाँ पर मतदाता भी हैं जो अपने मत का प्रयोग करने आए हुए हैं। हम सीधे उनसे भी बात करेंगे। सर, आज मतदान का महापर्व है, आज जो वोट कास्ट करेंगे किन मुद्दों को लेकर करेंगे? सबसे पहले तो सभी भारतवासियों को आज के मतदान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारा विचार है कि सभी लोगों को मतदान करना चाहिए। मतदान किसी को करें वो आपका अपना पक्ष है। देश हित के लिए मतदान हो, ये हमारा पक्ष है। देखिए, ये देश हित के लिए बात कर रहे हैं कि देश हित में जो हो उसके लिए मतदान करें। हम आपको सीधे सीधे थोड़ी देर हम उनसे भी बात कराएंगे। डालमिया चीनी मिल के जो जीएम है उनसे भी बात कराएंगे, जिन्होंने इस जिलाधिकारी के निर्देश पर जो है इसकी रूपरेखा तैयार की है और पूरे ग्रामीण परिवेश को जो इसको बनाया हुआ है, जो पूरा माहौल जो दिया हुआ है वो ग्रामीण बिल्कुल परिवेश है। और इसके साथ में हम सीधे जो डालमिया चीनी मिल के जीएम है टीएन से, उनसे हम सीधे से बात करेंगे। सर, आज आपने जो बूथ तैयार किया गया हुआ है बहुत ही ग्रामीण परिवेश को लेकर है, इस थीम को सर कैसे अनुभव करेंगे? इसका मेन पर्पज है कि लोग यहाँ पे आए, खुशी का माहौल रहे। एक तो मौसम भी काफी अच्छा साथ दे रहा है
तो मतदान परसेंटेज को बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार हम लोगों ने हमारी डालमिया फाउंडेशन टीम ने ये प्रयास किया है कि एक हम मॉडल बूथ सीतापुर में बनाएं एंड मैक्सिमम लोगों को जागृत करें। इसी को चलते मतदान को बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो हमारे दिव्यांग वॉलंटियर हैं लगभग वो भी मोर देन 400 हैं कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है तो घर घर से लोगों को निकालना है। तो इसमें एक डालमिया भारत फाउंडेशन की बहुत बड़ी भूमिका है कि लोगों को घर से बाहर निकालें, पोलिंग बूथ तक ले जाए, मतदान कराएं, क्योंकि ये एक लोकतंत्र का महापर्व है और हमें सबको बढ़ के हिस्सा इसमें लेना चाहिए, मैक्सिमम वोटिंग करना चाहिए। सर आप भी आज वोट कास्ट करेंगे सर, हैं तो आगे आपके मुद्दों को लेकर सर वोट कास्ट करेंगे सर? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा देखा जाए तो विकास का तो है ही, साथ साथ में एजुकेशन का है, शिक्षा का है। विकास वैसे काफी अच्छा हो भी रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कुछ चीज जो छूट चुकी है। हर डेवलपमेंट के पीछे कोई न कोई नई डेवलपमेंट की भूमिका होती है। तो एजुकेशन का मुद्दा सबसे बड़ा है कि हमारे जो गांव के बच्चे हैं उनको एक सही शिक्षा मिल जाए, लोग शहरों की तरफ ना भागें, गांव से जो पलायन हो रहा है शहरों की तरफ उसको रोका जाए। तो शिक्षा एंड जो विकास है एंड दूसरी जो बेरोजगारी है इसको लेकर के वोट कास्टिंग ज्यादा। सर आज आप वोट कास्ट करेंगे सर, किन मुद्दों को लेकर जो है जाएंगे सर जनता के बीच में, और किन मुद्दों को लेकर वोट कास्ट करेंगे सर? देखिए, मुद्दा जैसा शिक्षा में कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा तो आज विकास, देश की सुरक्षा और हेल्थ को लेकर के है, जहाँ हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल संदीप, अपने अपने मुद्दे हैं और सबसे अच्छी बात इन्होंने कही कि हमने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया, एक मॉडल बूथ तैयार किया जिसमें ग्रामीण परिवेश दिया, और सबसे बड़ी बात है कि ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, जो भी उनके मन में है उस चीज को ध्यान में रखकर अलग अलग पार्टियों के लिए वोट करें। ये बहुत अच्छा संदेश आज यहां से जा रहा है बाकी जगहों पर भी। शाहजहांपुर से परवेज अहमद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए, लगता है हमारे साथ परवेज नहीं है, लोकेश हमारे साथ है कन्नौज से। लोकेश, अगर कन्नौज की बात की जाए, बहुत हॉट सीट है, यहां पर लड़ाई जबरदस्त देखने को मिलती है, यादव लैंड कहा जाता है। ऐसे में इस यादव लैंड पर बीजेपी ने 2019 में कब्जा किया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि लड़ाई जबरदस्त है। एसपी ने भी पूरी दमखम के साथ यहां पर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। उधर बीजेपी ये दावा कर रही है कि ये सीट एक बार फिर से बीजेपी के पास ही आएगी। किस तरह के समीकरण यहां पर दिखाई दे रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि ये यादव लैंड कहा जाता है और यहाँ पर अखिलेश यादव, उससे पहले मुलायम सिंह यादव, उससे पहले राम मनोहर लोहिया, डिम्पल यादव, ये लोग यहाँ से चुनाव जीतते आ रहे हैं। सन 2019 में यह सीट बीजेपी ने सपा से छीन ली। इसके पीछे कहा जाए तो सपा की कहीं ना कहीं अंतर्कलह बताई जा रही थी, और जिसको लेकर इस बारी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बारी स्वयं मैदान में है। और बात की जाए अगर भाजपा की, तो भाजपा से जब बात की, भाजपा का कहना है कि 1 साल पहले ही उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी थी इस लोकसभा चुनाव की। तो इन चीजों को लेकर भाजपा आश्वस्त है कि वो इस बारी सीट जीतेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो पिछली कमियां थी उनको लेकर दुरुस्त कर लिया गया, ऐसा सपा का कहना है कि हम उन कमियों को दुरुस्त कर लिए और जनता के बीच में, और जनता इस बारी हमें जरूर चुनकर भेजेगी। तो फिलहाल कहीं ना कहीं जो देखने को मिल रहा है वो कांटे की टक्कर इस सीट पर देखने को मिल रही है। लेकिन लोकेश, पहले एसपी और बीएसपी में गठबंधन था, एसपी बीएसपी के गठबंधन की वजह से ये कहा जा रहा था कि स्थिति पहले आसान थी, लेकिन इस बार बीएसपी भी वहां पर है। ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला है। अगर बाकी कैंडिडेटों की बात की जाए तो थोड़ा वहां के समीकरण, जातीय समीकरण को ध्यान में रखा गया है, थोड़ा बहुत वहां पर पार्टियों को भी ध्यान में रखकर किया गया है। ऐसे में चुनौती कितनी बड़ी बीजेपी के लिए हो जाती है इस सीट पर? देखिए, बीजेपी की चुनौती की बात की जाए तो बीजेपी कहीं ना कहीं उनका जो जमीन पे काम करना है वो पहले से तैयार कर देते हैं। एक चुनाव के बाद में दूसरे चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट जाती है, और उसी तैयारियों को लेकर वो जनता के बीच में रहती है। जिसके बाद में चुनाव के समय में अगर बात की जाए सपा की, तो सपा ने जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको यहाँ से स्वयं उतरना पड़ा, क्योंकि पिछली बार उनसे सीट चली गई थी। तो बीजेपी क्या नाम है, उधर ही अगर बात की जाए बसपा की, तो बसपा ने भी आकर जिस तरीके से कैंडिडेट यहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा, तो मुस्लिम कैंडिडेट के उतरने से ये था कि कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला होगा और कुछ मुस्लिम मतदाता जो है वो कहीं सपा के फेवर में जाएंगे, लेकिन ऐसा कहीं कुछ इतना ज्यादा प्रभाव नहीं दिखाई पड़ रहा है कि वोट कट रहा हो। फिलहाल जो अगर मुकाबले की बात की जाए तो मुकाबला, लोकेश आपके पास फिर से आएंगे।
परवेज, अगर वहां पर बात की जाए तो किस बूथ पर आप खड़े हैं और किस तरह की हलचल, क्योंकि अब बहुत कम वक्त रह गया है मतदान के लिए, लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं, और जरा पीछे का हालचाल भी दिखाइए हमारे दर्शकों को कि किस तरह की तैयारी वहां पर। जी, मैं आपको बता दूं कि शाहपुर का ये डोरेमोन स्कूल है। यहाँ पर यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री हैं सुरेश खन्ना जी, ये उनका बूथ है। अभी कुछ मिनटों के बाद वो यहाँ पर आएंगे और अपना वोट करेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर लड़ाई बाहरी बनाम लोकल की है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी की ज्योत्सना कश्यप हैं वो बाहर की प्रत्याशी हैं और फिलहाल लड़ाई जो है बाहरी बनाम लोकल की है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर स्थानीय 3 मंत्री शाहपुर जिले के हैं। जितिन प्रसाद जी हैं, यहाँ पर जेपीएस राठौर हैं और सुरेश खन्ना जी हैं। तो इन तीनों का यहाँ पर जो है सीट जिताने का जुम्मा है। इन तीनों की साख इस सीट से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, और जरा पीछे का हाल चाल भी दिखा दीजिए। लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं क्या परवेज? फिलहाल लोगों का आना जाना नहीं शुरू हुआ है, मगर जिला प्रशासन की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से चुनाव अधिकारी वगैरह सब लग गए हैं। पूरी तैयारी है। फिलहाल यहाँ पर अभी लोगों का इक्का दुक्का आना शुरू हुआ है। ठीक है, आशीष भाई हमारे साथ हरदोई से जुड़े हुए हैं। उनके पीछे हम देख रहे हैं बहुत जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। आशीष, लगातार जिस बूथ पर आप खड़े हैं वहां पर तो आज सुबह सुबह से ही लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं। शायद गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोगों को लग रहा है कि सबसे पहले निकले, सबसे पहले मतदान करें, और यही वजह है कि पोलिंग बूथ की तरफ रुख कर रहे हैं वो। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि लोकतंत्र का महापर्व है। यहाँ पर जयप्रकाश, उषा वर्मा और भीमराव अंबेडकर में जबरदस्त फाइट है। जयप्रकाश रावत की तरफ से अमित शाह, योगी आदित्यनाथ 2-2 जनसभाएं की हैं, और वहीं अगर उषा वर्मा की तरफ से बोलें तो अखिलेश यादव की जनसभा यहाँ हुई थी। और भीमराव अंबेडकर के लिए माधोगंज में, जो कि मिश्रिक में है, वहां पर एक जुट होकर के जनसभा की गई थी। आपको बता दें कि ये जो पोलिंग बूथ है, यहाँ पर अभी से लोगों का आना शुरू हो गया है। आपसे कुछ लोगों के बाद क्या मुद्दे रहेंगे आपकी, क्या सोचकर, क्या दिमाग में चल रहा है? तो हमारा देश सुरक्षित हो, हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित हो, इसके जो हाईवे, जो आवागमन के साधन है वो अच्छे हो, जो गरीब है, पीड़ित है, वंचित है, शोषित है, उसके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, उसकी शिक्षा की व्यवस्था। अच्छा, अभी पहला वोट डालने आए हैं आप? किस समय आ गए थे आप यहाँ? हम तो 6 बजे आ गए। 6 बजे आ गए थे। देखिए, 6 बजे से लोग इस महापर्व का हिस्सा बनने के लिए आ गए हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, क्या मुद्दे हैं, किस तरीके से आप अपना नेता चुनना चाहते हैं, किस तरीके? देखिए, नेता चुनने से पहले आपको राष्ट्र चिंतन करने की आवश्यकता है, और राष्ट्र चिंतन जो करते हैं वो राष्ट्र के प्रति ही समर्पित होकर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट करते हैं। और हम सब निकल के, हमारी पहली पहल तो ये रहती है कि हम अपने लोगों को मोटिवेट कर किए हैं कि जो है कि जाके पहले नंबर जलपान बाद में करिए, वोट पहले कर दीजिए, जिससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, ज्यादा परसेंटेज आएगा तो हम लोगों को जो है कि एक अच्छा नेता चुनने में मदद रहेगी। अच्छा, एक चीज आपको और बता दें कि यहाँ पर 2 मंत्री, 8 विधायकों की जो साख है वो दांव पे लगी हुई है। और आपको बता दें, यहाँ के दावर नेता नरेश अग्रवाल के मन का प्रत्याशी है, उसको जिताने के लिए सभी लोग एकजुट हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो लगातार इस तरह की स्थिति बन रही है, लेकिन इस वक्त हम पहले संदीप के पास चलेंगे, फिर देवेंद्र के पास भी हम चलेंगे। संदीप, जरा वहां पर जिस तरह के एक ग्रामीण परिवेश को क्रिएट किया गया, उन महिलाओं से जरा बात कीजिए। सुबह सुबह यहां पर पहुंची हैं, कोई आटा पीस रहा है, कोई वहां पर डलिया बुन रहा है, आप सब अपने अपने तरीके से एक तरह का संदेश दे रही है। जरा उन महिलाओं से बात कीजिए, किस सोच के साथ पहुंची हैं, आज उनको वोट भी देना है। चलिए, लगता है संदीप से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, फ्रीज हो रही है उनके फ्रेम, लेकिन हम इस वक्त देवेंद्र के पास चलेंगे, इटावा। देवेंद्र, अगर इटावा की बात की जाए तो इटावा तो यादव लैंड कहा जाता है, और यादव लैंड में बीजेपी ने सेंधमारी की थी। अब एक बार फिर से एसपी चाहेगी कि ये जो सीट है वो एसपी के खाते में जाए। तो किस तरह का चुनावी समीकरण, किस तरह से प्रत्याशी यहां पर तमाम चीजों को ध्यान में रखकर उतारे गए हैं? बीजेपी चाहेगी सीट एक बार फिर से अपने खाते में करे, लेकिन एसपी चाहेगी कि वापस से सीट उनके खाते में जाए। बिल्कुल, जिस तरीके से ये यादव लैंड है, उस तरीके से जो ये दोबारा फिर से एक बार फिर से समाजवादी पार्टी चाहती है कि कहीं ना कहीं फिर से
इस सीट पर जीत हासिल हो, जिसको लेकर डिम्पल यादव जनसभा कर चुकी हैं। अगर डिम्पल यादव की बात की जाए तो डिम्पल यादव ने कन्नौज के अलावा मैनपुरी में जनसभाएं की थी। मैनपुरी से वो खुद प्रत्याशी थी। उसके अलावा अगर बात की जाए तो केवल इटावा में उन्होंने जनसभा की है, उसके अलावा अभी तक कहीं भी जनसभा नहीं की है। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस सीट को फिर से पाना चाहती है। साथ ही जो शिवपाल यादव हैं वो कई बार जनसभाएं कर चुके हैं, लोगों से संपर्क कर चुके हैं, जिसको लेकर लेकिन एक बात बताइए, मैनपुरी से जब अखिलेश यादव खड़े हुए उसका कितना असर देखने को मिलेगा इस इटावा सीट पर? क्योंकि कह रहे थे कि अगर अखिलेश मैनपुरी से खड़े हो जाते हैं तो इसका असर कई सारे ऐसे जनपद है, खासतौर पर जिस यादव लैंड की हम बात करते हैं उन पर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो दिख रहा है उस तरह का असर, क्योंकि आप लोग तो मैदान में रहते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से अखिलेश यादव कन्नौज से लड़े हैं तो कहीं ना कहीं ये कन्नौज का बॉर्डर और मैनपुरी डिम्पल यादव ये दोनों का ही बॉर्डर लगता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ये लगता था कि इन जिलों में भी असर करेगी, और जिसको लेकर अखिलेश यादव वहाँ के बाद यहाँ भी जनसभा संबोधित कर चुके हैं। साथ ही अगर यहाँ भाजपा की बात की जाए तो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जनसभा कर चुके हैं, साथ ही अमित शाह भी कर चुके हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस समय सभा की थी उसमें कहा था कि चलिए ठीक है, तो अब किस तरह से 13 सीटों पर मतदान होगा, किसके खाते में कौन सी सीट पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन लगातार आप लोगों से बातचीत होती रहेगी। तो आज हम आपको बता दें कि 13 सीटों पर मतदान होना है। इन 13 सीटों का हाल हम अपने संवाददाताओं के जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे, क्योंकि 7 बजे से मतदान शुरू होगा और एक बार फिर से हमारी महा कवरेज शुरू हो जाएगी। दिन भर ये महा कवरेज चलती रहेगी, तो बने रहिए हमारे साथ।